अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन मेक ईज़ी में खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि आप जो है ना इस पेपर पर एक क्रिटिकल रिव्यू पेश करें। तो मैंने इसका नाम रखा है जंग लेक्चरर में नाकामी के असबाब। कि ये पेपर कैसा था एजुकेशन का, क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा इसका मैंने पेश किया यहाँ पर। लेक्चर एजुकेशन का पेपर हो गया माशाल्लाह, और इससे टेंशन से जान छूट गई। पेपर जो है ना वो वैलिड था, सब चीज़ों को टच दिया गया। इसके अंदर सब चीज़ें एक सीक्वेंस से पूछी गई। 10 नन वाले ऑप्शन थे इसके अंदर, लेकिन 2 ऑल ऑफ अबव वाले भी थे, इसलिए बाकी जो है ना 8 नन वाले ऑप्शन रह गए। 2 नन वाले ऑप्शन जो है ना वो जनरल पोर्शन से थे, एक इंग्लिश का और एक मैथ का। बाकी रह गए 6, वो एजुकेशन वाले से थे, एजुकेशन वाले पोर्शन से थे, क्योंकि एजुकेशन वाले पोर्शन के अंदर 2 जो है ना वो ऑल ऑफ अबव थे। ऑल ऑफ अबव का ये फ़ायदा भी हुआ कि दोनों ही ठीक थे, दोनों का ऑल ऑफ अबव ही आना था। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा परेशान किया बच्चों को वो था नन की सीक्वेंस। ये पहले मैं बता चुका था ग्रुप के अंदर कि नन जो है ना वो कम अज़ कम 10 नन वाले होंगे। 100 MCQ हैं तो 10% तो नन होगा। और उसका सीक्वेंस भी मैंने बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया था कि हर 10वां जो है ना वो नन होगा पेपर कोड ए के अंदर। और उसको शफल करने के बाद 10वां जब ऊपर आएगा तो कोड बी के अंदर जो है ना वो पहला नन होगा। लेकिन कोड बी की जो शफलिंग की गई उसमें पहला नन आ गया। जब उसका जो है ना 11वां था उसको शफल नहीं किया गया तो दूसरा भी नन आ गया, क्योंकि 11वां बन रहा था। इस तरह से ऊपर वाले जो है ना वो मेरे ख्याल में 2 या 3 जो है ना वो नन वाले आ गए पेपर कोड बी के अंदर। मेरा पेपर कोड बी था इसलिए मुझे वो याद है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नन वाले याद करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा आपका हल हो जाएगा। आपके जो मार्क्स हैं वो एस्टिमेट कर लेंगे मेरे इतने मार्क्स आने हैं, क्योंकि मैंने बता दिए कि 10 नन वाले थे, उसमें से 2 ऑल ऑफ अबव वाले आ गए, बाकी रह गए 8। 2 जनरल पोर्शन से थे, बाकी रह गए 6 एजुकेशन के अंदर। जिन लोगों ने ये लगा लिए सही तरीके से वो अपना मेरिट काउंट कर सकते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस था इसके अंदर। पेपर को जो है ना जनरल टू डिफ़िकल्ट बनाया गया था। जो पेपर कोड ए वाले थे तो उनका जो है ना ये रूल अपनाया गया, जनरल से डिफ़िकल्ट था। पहले जो पेपर उनका आसान था, लेकिन ऐसा ऐसा जब वो आगे गए तो पेपर उनको पकड़ता गया। लेकिन जो कोड बी वाले थे उनके पहले पहले डिफ़िकल्ट सवाल आ गए और नन वाले भी आ गए, इसलिए वो नुकसान में रहे, खसारे में रहे। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि गाइड बुक्स से और क्वालिफाई सब्जेक्टिव से पेपर नहीं था। ये जो परवेज़ इकबाल की क्वालिफाई सब्जेक्टिव वाला है इसको मैंने अच्छी तरीके से रट्टा लगाया हुआ था और ये मुझे उंगली ऊपर याद थी, इससे पेपर नहीं आया। और जो गाइड बुक्स हैं तकरीबन ही मेरे पास सारे हैं, इल्म दानिश वाली है और डोगर वाली है। इसके अलावा मेरे पास इरशाद साहब की भी है। तकरीबन मेरे पास सारे गाइड बुक्स हैं, उनमें से पेपर नहीं आया। सारा कंसेप्चुअल था। डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना इसका 0.5 था, इसलिए कभी इम्कान है कि मेरिट बिलो 50 होगा। ज़्यादा रटा लगाने वाले नाकाम हो गए। न्यू कमर जो थे, नए नए जो बच्चे आए थे एमएड करके, वो भी पेपर ना कर सके। निकम्मे और ना पढ़ने वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। जो सिर्फ अपने बोर्ड के इम्तिहान के दौरान पढ़ते रहे थे, उस वक्त पेपर दिए उन्होंने, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। वो क्योंकि थ्योरी पढ़ते रहे थे, डिस्कशन करते रहते, लेक्चर सुनते रहे थे सर के, उनके जहन में कुछ ना कुछ ज़रूर ठहर गया होगा, वो पेपर अच्छा करके आए। दूसरा फ़ायदा खोल कर खेलने वालों को हुआ। जो डर और खौफ की वजह से पेपर दे रहे थे कि हर सूरत पास होना है, वो घाटे में रहे, वो सोचते रहे और सवाल जो है MCQ उनके सर के ऊपर से गुजर गया। अच्छा, पेपर सेटर ने जो ना हर चीज़ को टच किया और हर चीज़ पूछी। अगर ये बच्चों के जहन में आ जाता है कि हर चीज़ पूछी जा रही है तो पेपर को कर जाते। इस तरह से फ़िलासफ़ी को भी टच दिया गया, हर चीज़ पूछी गई। 2 थे, 3 थे ऑप्शन, मतलब है कि वो कंसेप्ट थे वो पूछे गए। तो अगर ये स्ट्रेटजी उस वक्त समझ आ जाती तो बच्चों को पेपर आ जाना था। अब फ़िलासफ़ी का थोड़ा सा मैंने यहाँ पर निकाले हैं MCQ। एजुकेशन फ़िलासफ़ी से कौन कौन से आए, एक जो था वो था नार अर्लियर नार टू लेट। अब ये एक यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं कि जो मतलब है कि कभी बूढ़ा नहीं होता, या पता नहीं क्या है इसका,
जो है ना ये मैंने लिया है ग्रुप से। तो ज़्यादातर जो है इस पर फोकस किया जा रहा है कि ये पेरेनियलिज्म है, ये यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, इस तरह से ये एवरग्रीन है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक मिड फिलासफी की टर्म पूछी जा रही है कि वो ना ज़्यादा मतलब है कि रिसेंट है ना अर्लियर है, वो कौन सी है। तो इसके बारे में जो है अभी मुझे वो कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी है ये। अच्छा, दूसरा जो है ना, अब देखो ये पेरेनियलिज्म ने इस वजह से लगाया क्योंकि वो हर चीज़ को टच दे रहा था। दूसरा उसने एसेंशियलिज्म का पूछ लिया, यूज़फुल ट्रेडिशंस एसेंशियलिज्म ये भी उसने पूछ लिया। और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन का भी पूछ लिया, जो इसका नन्ना न था, यहाँ पर बच्चे गलत कर रहे। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इज़ फोकस्ड इन, ये रिकन्स्ट्रक्शन नजीम था। तो ये जो है ना ये रिकन्स्ट्रक्शन वाला भी आ गया और पेरेनियलिज्म वाला भी आ गया, एसेंशियलिज्म वाला भी आ गया। तो इस तरह से जो ना ये फ़िलासफ़ी तकरीबन ये सारे उसने कवर कर लिए। विच फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन बेसिकली फोकस्ड ऑन यूज़फुल कल्चर एंड स्किल, ये वही एसेंशियलिज्म वाला है। ऊपर वाला मेरे ख्याल में ये रिपीट हो गया मुझसे, तो ये वाला ऑप्शन इसका था। और उसके बाद जो ना गुडनेस इज़ रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी, ये भी उसने पूछ लिया। कस्मोलॉजी का भी पूछ लिया, व्हाट इज़ अबाउट इज़ यूनिवर्स है ये। कस्मोलॉजी ना यूनिवर्स के बारे में ये बात करता है, इसका भी उसने पूछ लिया। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी को भी उसने फुल टच दिया। तो साइकोलॉजी हेल्प्स टू प्रोड्यूस मटेरियल, ये मैंने ग्रुप से लिया है, ये कन्फर्म मुझे नहीं है ये क्या था, स्टेम असल में सामने नहीं आ रही सही तरीके से, तो ये एक अंदाज़ा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को उसने अच्छी तरीके से टच दिया। और उसने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पूछा, कॉग्निटिव डोमेन किस चीज़ के बारे में होता है, लर्निंग के बारे में होता है, नॉलेज के बारे में होता है, या कोई और चीज़ है। तीसरा भी ऑप्शन था इस तरह से। तो इसका जो है ना जो डिस्कशन की जा रही है वो है नॉलेज के बारे में कि कॉग्निटिव फॉर नॉलेज होता है, इफेक्टिव फॉर लर्निंग होता है, साइकोमोटर फॉर ट्रेनिंग होता है। अच्छा, दूसरा भी इसने यहाँ से पूछ लिया, कॉग्निटिव डोमेन से ही पूछ लिया, टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, ये कौन सा है, ये जो है ना ये एनालाइजिंग है। इसमें हम चीज़ों को जो है ना पार्ट्स में तकसीम करते हैं, फिर उसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ना जो है ना वो सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसाइजिंग। अच्छा, नेक्स्ट उसने सोलो टैक्सोनॉमी को भी टच दिया कि सोलो स्टैंड्स फॉर किस चीज़ के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स के लिए है। इसके बाद पियाजे को भी इसने टच दिया। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज, ये कौन सी स्टेज है। इसने जो ना पहले को हाइड कर दिया इसको, सेंसरी बर्ड स्टेज को, इसलिए इसका नन आना था। बच्चे भूल गए यहाँ पर जो उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज लगाया, कोच लगाया, तो ये कन्फ्यूजिंग MCQ था। और एक उसने दिया कि अडाप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, ये असिमिलेशन और एकोमोडेशन वाला था। तो जब न्यू इन्फॉर्मेशन आए तो ये एकोमोडेट हो जाएगा। और इमोशंस डील्स विद, ये एटीट्यूड के बारे में था, इमोशन वैल्यूज़ एटीट्यूड के बारे में ये जो था, ये भी कंसेप्ट था। इंटेलिजेंस इज़ इंडिविजुअल पोजेशन, ये जो है ना एंड एक्सरसाइज, ये एक कंसेप्ट पूछा गया, एक डेफिनेशन पूछी गई ऑफ इट हिज राइट। तो इस तरह से कोई स्टेम थी इसकी। तो इसके बारे में ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि ये जीन पियाजे की थ्योरी है या लॉक की थ्योरी है, क्योंकि लॉक ने भी टैबलो रासा का कंसेप्ट दिया था और उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि वो भी हो सकता है, या जो है ना ये जीन पियाजे भी हो सकता है। बहरहाल इसका कंफर्म नहीं है, इसका नन बेहतर रहेगा, या अगर जीन पियाजे इसके अंदर ठहरा था तो वो भी इसके अंदर लग सकता है। उसके बाद लर्निंग थ्योरीज़ को उसने टच दिया। प्राइज़ टॉफ़ीज़, ये जो है ना हम बच्चों को जो है ना ये मोटिवेशन करते हैं, ये कौन से लोग करते हैं, ये बिहेवियरिस्ट थे, जो वो लोग करते हैं, जिस तरह से ये पेवलोव है, थॉर्नडाइक है और ये स्किनर है, ये सारे जो ना ये बिहेवियरिस्ट थे। ये कहते थे कि जो बच्चों के जो जहन है उनको मतलब है कि वो रीइंफोर्स किया जा सकता है। इसके बाद प्रायरी नॉलेज के बारे में पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, नन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रायरी नॉलेज जिसके पास होता है वो उसका एक्सपीरियंस होता है। इन प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्राम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकली सर्टन कंक्लूजन इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ये डिडक्टिव कहलाता है। उसने डिडक्टिव और इंडक्टिव मेरे ख्याल में दोनों दिए थे, मुझे अब याद नहीं रहा।
तो ये डिडक्टिव वाला तो एक आया हुआ था, डिडक्टिव और डिडक्टिव मेरे ख्याल में उसने दोनों पूछे थे। आज री इन्फोर्समेंट रिवार्ड एंड पनिशमेंट से भी उसने MCQ लिया, इसको टच दिया। गिविंग रिवार्ड ऑफ आर एक्सपेक्टिंग रिवार्ड, तो ये उसने किया कि ये क्या चीज़ है, ये जो है ना री इन्फोर्समेंट है कि रिवार्ड देना, बच्चों को री इन्फोर्स करना है। उसके बाद पनिशिंग वन चाइल्ड इफेक्ट अदर्स टू, अगर वो टीचर जो है एक बच्चे को पनिश करता है या डांटता है तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे पर पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, रिपल इफेक्ट कहते हैं इसको, रिपल इफेक्ट। और सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ लर्निंग, ये जो है ना ये सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग के बारे में है, बहरहाल ये भी ग्रुप से मैंने लिया है, ये मुझे कन्फर्म नहीं क्योंकि इसकी स्टेम सामने नहीं है इसी तरीके से। और एक था ये बच्चों को जो है टॉफ़ीज़ दी जाएँ, प्राइज़ दिए जाएँ, ये कौन सा होगा, ये इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। ये पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग, मेरे ख्याल में वहाँ पर पॉजिटिव का नहीं था तो खाली रीइंफोर्सिंग था, तो ये नहीं रीइंफोर्सिंग इसका जो ना ये सही जवाब था। अगर कोई फैसिलिटी बच्चों से वापस ली जाए तो वो कौन सी रीइंफोर्समेंट थी, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी। और पनिशमेंट का ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये इसका रिपल इफेक्ट बनता है, तो यहाँ पर जो ना ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसका सही जवाब आता है। रिपल इफेक्ट का हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो ये तीन पूछे गए, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पूछा गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए पॉजिटिव लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ खाली रीइंफोर्समेंट था। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पूछा गया, उसके बाद पनिशमेंट का रिपल इफेक्ट पूछा गया। और सिंपोजियम था एक, उसका जो ना डिस्कशन मेथड आता है। तो ये आप जवाब अपने मैच करते जाएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक जो है ना वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में भी था कि बच्चे जो है ना वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, इस तरह का कोई MCQs भी था एक। उसके बाद उसने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अच्छा टच दिया। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019 पूछा गया, तो ये 58% बनता है क्योंकि रिसेंटली जो है ना वो 60% है। तो ये एक तुक्का भी लगा सकते हैं कि उस वक्त कितना होगी, ये 58% होगी। ये इकनॉमिक रेट उन्होंने पूछा, इकनॉमिक जो वो सर्वे करते हैं। तो लिटरेसी अप टू ये एक प्रोग्राम आया था, उसके तहत जो है 2030 तक लिटरेसी उन्होंने कहा कि हम 90% बढ़ाएंगे NGOs वालों से उन्होंने कहा है। तो ये भी एक रिपोर्ट मौजूद है। और GDP विल बी एलोकेटेड, इसके लिए कितना GDP वो एलोकेट किया जाएगा, वो 4% किया जाएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 4% था या 3%, मेरे ख्याल में ये डिस्कशन के दौरान हमने ये 4% ही इसको पढ़ा है। उसके बाद जो उसने नेक्स्ट टच दिया, इन विच पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट एजुकेशन इंक्लूडेड, जो ना एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो अख्तियारी तौर मज़मून के तौर पर शामिल किया गया इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर क्लास तक। वो कौन सी पॉलिसी थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 70 की पॉलिसी थी, लेकिन 70 की पॉलिसी नाकाम हो गई। हो सकता है 70 की पॉलिसी हो जो जिसकी इम्प्लीमेंट जो है ना वो 1972 में हुई थी। लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी सजेशन जो है ना वो 59 की पॉलिसी में भी थी, क्योंकि 59 की पॉलिसी बहुत कम्प्रिहेंसिव थी और इसको मैग्ना कार्टा का दर्जा हासिल है। लेकिन मैग्ना कार्टा जो है ना वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 को कहते हैं, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो ब्रीफ समरी थी, जो पहला मुसवदा था, वो हमारे पास यही 59 वाला था। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जो है ना वो डिस्कशन जारी है 1970 में। लेकिन उसने जो है ना, मैं समझता हूँ कि उसने जो अहम थ्योरीज़ थी, अहम जो वो पॉलिसीज़ थी, उसको टच दिया। एक 1947 को थोड़ा टच दिया, मशहूर जो है ना वो 59 वाला है, इसको टच देना था उसने। और ये 1972 वाला मशहूर है और 1978 वाला मशहूर है। इन तीनों में से किसी एक को टच उसने देना था। अब इसके बारे में अभी कन्फ्यूजन जारी है। मुझे जो लगता है वो 1972 वाला लगता है। अच्छा, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर, जो दिसंबर में शुरू हुई थी, वो 1947 ये भी था, लेकिन इसकी स्टेम थोड़ी सी ऐसे गलत थी। तो वैसे ये आसान था, तो ये सारे टेक कर रहे होंगे, उसके स्टेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इसका, एजुकेशन विल बी फ्री अप टू। अच्छा, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन थी कि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25 जो है ए जो है ना, ये एजुकेशन के बारे में था कि एजुकेशन कितने तक दिए जाए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन थे, 3 है, 5 है, 8 है। लेकिन जो पॉलिसी है, मतलब है कि ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि अप टू, सॉरी ये तो सजेशन में दिया, ग्रुप से मैंने लिया है,
ये था 5 to 16 ईयर एजुकेशन। अब इस पर हमने डिबेट किया है कि 5 to 16 एजुकेशन ये तो बनता, तो वैसे देखे अगर तो ये 10th बनता है, लेकिन पॉलिसी के अंदर हमने 8th भी पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले हम जो 8th तक फ्री एजुकेशन देंगे, बाद में उन्होंने फिर 10th तक कर दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो 8th लगाया, लेकिन डिस्कशन के दौरान जो है हमारे पास वो सामने जो आ रही है बात, वो 10th आ रही है कि 10th तक फ्री एजुकेशन दी जाए, लेकिन शुरू में जो है ना 10th तक वो ये जिक्र नहीं था मेरे ख्याल में। लेकिन MCQ अगर नेट से निकालें तो नेट से मैंने निकाल के देखे हैं तो वहाँ पर भी 10th आ रहा है, 8th नहीं है। ये 25A जो है ना ये एजुकेशन के बारे में था, फ्री एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में। और 25B जो था मेरे ख्याल में या 38 था, 38A, तो वो जो दूसरी जो आर्टिकल वो भी आ जाता है इस तरह से, वो उसके बारे में था कि बच्चों को जो है ना एजुकेशन स्कूल दाखिल कराया जाए और उनसे जो है ना वो काम ना कराया जाए, उसके बारे में था। और नेक्स्ट है जो ना इन इस्लामिक हिस्ट्री मदरसा एजुकेशन फोकसेस एंड टू टीचर के बारे में ज़्यादा उनका फोकस था, स्टूडेंट के बारे में नहीं था, क्योंकि वो सब्जेक्ट सेंटर थे, तो टीचर पर ज़्यादा फोकस था। टीचर मतलब एक सेंटर था, इस एजुकेशन का टीचर सेंटर होता था इस्लामिक एजुकेशन का। कुछ यूँ पूछा गया इसका नेशनलाइजेशन इन 72 ये भुट्टो ने किया था। उसके बाद उसने रिसर्च को अच्छा टच दिया, तो बहुत अच्छी टच दिया, सारी चीज़ें पूछ गई। इसके सबसे पहले उसने पूछा कि जो साइक्लिक रिसर्च है ये कौन सी, ये एक्शन रिसर्च है, क्योंकि हम क्लासरूम में बार बार बच्चों से जो ना ये बच्चों पर रिसर्च करते हैं, ये एक्शन रिसर्च करते हैं ये। और थ्योरीज़ एंड लॉ डेवलपमेंट ये भी पूछा गया कि ये थ्योरीज़ एंड लॉ डेवलपमेंट हम किस रिसर्च के अंदर करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर करते हैं, ये पूछा गया। हाउ टू इंश्योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके बारे में पूछा गया। अब इसका जो ना वो रेंडमाइजेशन जो ना ज़्यादा वो सूटेबल लग रहा है, और बुक में भी मेरे ख्याल में यही लिखा हुआ है, और कुछ लोग जो है ना वो इसको मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स कह रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। नेक्स्ट उसने पूछा कि काज़ल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च है, नहीं मेरे ख्याल में ये कुछ उलट लिखा हुआ है। एक का था काज़ल कंपैरेटिव वर्सेस काज़ल कंपैरेटिव एंड काजी रिसर्च, इनमें जो है ना कॉमन क्या चीज़ है, ये जो कॉमन जो थी वो काज है दोनों में, लैक ऑफ वेरिएबल मैनिपुलेशन ये मेरे ख्याल में नहीं है इसके अंदर, ये लोग जो है ना इसको टिक कर रहे हैं, लेकिन ये है नहीं वो, उसका दोनों में जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो काज मालूम किया जाता है, काजी का और उसका, लेकिन ग्रुप्स मुख्तलिफ होते हैं इनका। एक मेरे ख्याल में ग्रुप वाला भी था कि एक ग्रुप होता है तो वेरिएबल मुख्तलिफ होते हैं, कि इस तरह से कोई इसका जो ऑप्शन था, लेकिन इसका जो मेन जो थीम बनता है वो दोनों में जो ना काज जो है ना वो कॉमन है, काज मालूम किया जाता है दोनों के अंदर, उसके अंदर भी, लेकिन काज मालूम करने के तरीके अलग से हैं। नेक्स्ट था कि सैम्पलिंग जो है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग कोई चीज़ का लेना है तो हम क्या करेंगे, तो पॉपुलेशन हम इंश्योर करेंगे, पॉपुलेशन टारगेटेड पॉपुलेशन हम बनाएंगे उसके लिए, ये था इसके बारे में। और एक हाइपोथेसिस के बारे में था, व्हेन रिसर्चर अनएबल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, तो ये कौन सी होगी, लेकिन ये इस टाइम गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। यहाँ यूँ था कि रिसर्चर ने एक हाइपोथेसिस बनाया और वह हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, तो ये कौन से टाइप की एरर होगी, तो ये टाइप 1 होगी, ठीक है ना, क्योंकि रिसर्चर ने कहा कि ये हाइपोथेसिस नल हो जाएगा, लेकिन वो नल हुआ नहीं, जब डाटा कलेक्ट हुआ तो वह हाइपोथेसिस जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया, तो ये टाइप 1 एरर है इसका, ये मैंने कन्फर्म किया, टाइप 1 एरर। और दूसरा जो था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अदर नेम, इसका जो है ना वो क्या बनता है, इसका बनता है रिसर्च हाइपोथेसिस, और इसका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी लोग कह रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल सा है, तो इस वजह से इसका रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हम जो है ना कुछ हाइपोथेसिस के अंदर स्टैट यूज़ भी नहीं करते। अगर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लिखा होता तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस लगाएंगे, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च हैं या दूसरे रिसर्च हैं उनके अंदर कुछ के अंदर जो ना स्टैट यूज़ भी नहीं होती, तो रिसर्च हाइपोथेसिस का कन्फर्म है। एजुकेशन हैज़ रिलेशनशिप विद वेजेस, अब एक ये आया हुआ था, और इसके बारे में जो है ना वो है कि एजुकेशन जो है ना अगर उस पर हम ज़्यादा खर्च करें तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है या एजुकेशन है वो इन्हेंस हो सकती है, बढ़ सकती है, तो ये एक नॉन डायरेक्शनल था, क्योंकि डायरेक्शन में ये होता है कि एब्सोल्युटली बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, तो इसका जो कन्फर्म जवाब है वो नॉन डायरेक्शनल बनता है यहाँ पर। मेरे ख्याल में एक यहाँ पर डायरेक्शनल था और नॉन डायरेक्शनल भी था,
तो इसका जो ना नॉन डायरेक्शनल बनता है, क्योंकि इसका सही डायरेक्शन नहीं दिए गए कि कितना बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कंफर्म नहीं था इसके बारे में, सिर्फ एक मतलब एक थ्योरी क्रिएट की गई थी, तो ये एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नॉमिनल स्केल्स आर मेंशनड एंड पाई ग्राफ था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ या नन ऑफ अबव, इसमें से कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब बताया वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर जो नाम खाली जो ना वो नॉमिनेट कर देते हैं। और पाई ग्राफ के बारे में लोग कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नहीं हो सकता। बार ग्राफ का इसका कन्फर्मर सा है ग्रुप कंट्रोल ग्रुप रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंटल था, मतलब है कि जो कंट्रोल ग्रुप बनाए जाते हैं ये एक्सपेरिमेंटल के अंदर बनाए जाते हैं। इसके बाद जो था स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ना वो स्क्वायर रूट, उसने पूछा था कि ये कौन सा है, ये वेरिएंस है, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इसका हम स्क्वायर करें तो इसका वेरिएंस आता है। तो इस वजह से अगर कोई वेरिएंस हो और उसके ऊपर स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट लगा हो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच रिसर्च ओवरलैप। अब उसने ऊपर तो सारे पूछ लिए, ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी पूछ लिया, काज एंड कोजाई भी पूछ लिया, काजल कंपेरेटिव और काजी एक्सपेरिमेंटल वो भी पूछ लिया इसने, और एक्शन रिसर्च भी पूछ लिया। अब यहाँ पर रहता है हिस्ट्रिकल रिसर्च। अब यहाँ पर जो है ओवरलैप का ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि ये इसने स्टेम में जो है ना कुछ ऐसा कोई बताया था जो ये हिस्ट्री के बारे में था, और ये हिस्ट्रिकल या जिसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, तो इसके बारे में जो है ना ये उसने बनाया होगा, क्योंकि उसने हर चीज़ पूछी, यहाँ पर कोई चीज़ स्किप नहीं की। तो यहाँ पर जो है उसने हिस्ट्रिकल रिसर्च के बारे में पूछा होगा। अच्छा, उसने फिर इवेलुएशन को भी अच्छा टच दिया, क्योंकि उसने 80 क्वेश्चन तो बनाने थे ना एजुकेशन से, और 80 में से उसने 10-10 तो हर सब्जेक्ट से चुने, हर टॉपिक से चुने उसने। डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज़ जस्टिफाइड, तो ये वैलिडिटी है। तो इसकी स्टेम मुझे सीधी मेरे सामने नहीं है, वरना इसका हम बता देते, लेकिन इसका जो ना लोग वैलिडिटी इसका लगा रहे थे। अटेस्ट दैट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, कंसिस्टेंट जो है ना वो हमेशा रिलायबल में होता है, रिलायबिलिटी के अंदर। उसने डिफ़िकल्टी लेवल और डिफ़िकल्टी इंडेक्स है और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों पूछ लिए। डिफ़िकल्टी का उसने पूछा कि ये कौन सा एक्सेप्टेबल है, 30 to 70 जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। और उसने एक और पूछा डिस्क्रिमिनेशन पावर के बारे में पूछा। अब वो ये स्टेम हमारे सामने नहीं है कि उसने क्या पूछा, या उसने ये पूछा कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है, तो उसका जो बनता है 0.5। अगर उसने पूछ लिया कि 100% डिस्क्रिमिनेट कौन सी वैल्यू करती है, तो वो बनती है 1। अब यहाँ पर जो ना ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पर 1.0 था या 0.1 था। अगर यहाँ पर 1.0 था तो ये पहले वाला सही होगा, अगर ये वाला नहीं था तो इसका नन ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसकी स्टेम जो है ना सामने नहीं है। उस वक्त जो मुझे लगा, मैंने जब पढ़ा उसका, तो मुझे लग रहा था कि ये 0.5 मतलब है कि ये पूछ रहा है कि ये कौन सा डिस्क्रिमिनेट करता है, लेकिन उसने मेरे ख्याल में 100% का जो है जिक्र किया था, कुछ याद आ रहा है मुझे। इस वजह से या तो ये पहले वाला बनता है अगर ये 1.0 था, या फिर नन वाला बनता है। उसके बाद उसने असेसमेंट का पूछ लिया, ये जजमेंटल होता है। और न्यूमेरिक का पूछ लिया, न्यूमेरिक वैल्यू जो हम उसका आए तो वो कौन सी होगी, तो ये मेजरमेंट होगी। असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग के लिए उसने ये भी पूछा था कि ये कौन सी होगी, तो ये भी इवेलुएशन होगी, क्योंकि हम जब ग्रेडिंग करते हैं लास्ट में, पेपर के लास्ट में, जब हम वो आखिर में मतलब है कि पूरे सेशन के आखिर में जब वो करते हैं तो वो इवेलुएशन ही होती है हमारी मेन इवेलुएशन जिसे हम कहते हैं। और सोमेटिव इवेलुएशन ये भी था, 2 सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए होती है, ये सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री सर्टिफाइड या जजमेंटल के लिए होती है। उसके बाद उसने ये भी पूछा था विच टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, ये कौन सा था, ये अचीवमेंट टेस्ट था, ये भी उसने पूछ लिया। एट द एंड ऑफ सेमिस्टर, और सेमिस्टर जो एंड होता है उसके लिए कौन सा होता है, आपको पता है सेमिस्टर जब एंड होता है तो उसका रिजल्ट भी दिया जाता है रिजल्ट कार्ड की शक्ल में, तो ये सुमेटिव होगा। बच्चे फॉर्मेटिव लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे थे। इन फ्यूचर ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फ्यूचर के लिए जो प्रेडिक्शन के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ये जो गैट वगैरह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेते हैं, नेट हो गया, गैट हो गया, MD कैट हो गया, ये चीज़ें। और टेस्ट मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो ना इसका जो ना ये एक तो नॉर्म आता है कि अब यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि ग्रुप के अंदर था या खाली था। अगर ग्रुप आता है तो उसका नॉर्म आता है, या अगर स्टूडेंट्स के अंदर आता है तो उसका कोई और भी बन सकता है। बहरहाल जी इस टाइम याद नहीं है, ज़्यादा जो है इसके बारे में ख्याल किया जाए वो नॉर्म ही है, तो मैंने भी नॉर्म लगाया था इसका। और एक और है वो था मोस्ट यूजेबल
इन द वर्ल्ड, वो MCQ था। इसके बाद उसने करिकुलम को अच्छा टच दिया। ओवरऑल स्कूल एक्टिविटीज़, इसको करिकुलम कहते हैं, ये भी उसने दिया होता। मिनी कल्चर जो है ना वो क्लासरूम को कहते हैं। कल्चर स्कूल, स्कूल कल्चर स्कूल को कहते हैं। मिनी कल्चर जो है ना वो क्लासरूम को कहते हैं। इसके बारे में उन्होंने ये पूछा नेक्स्ट, जो प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको हम प्रमोट किया जाए मुल्क के अंदर, तो वो हमारे क्या होंगे, वो नेशनल एम्स होते हैं हमारे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो स्कूल लेवल पे होते हैं हमारे, अगर कोई हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कोई हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो होते गोल थे, लेकिन गोल के बजाय उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक का लफ्ज़ आ गया तो इस वजह से इसको हम स्कूल भी कहते हैं। खाली अगर ऑब्जेक्टिव होता तो वो क्लासरूम लेवल पे होता। ये भी एक लॉजिक है इसका। अदर नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ना, ये इसका ब्लू प्रिंट था इसका, ये भी आया हुआ था। और उसने जो है ना ऑडियो विजुअल एड दोनों पूछ लिए, बस स्टैम्प थोड़ी सी चेंज कर दी उन्होंने। फाइनल बोर्ड और दूसरा मेरे बुलेटिन बोर्ड था, पता नहीं क्या था, ये जो है ना कौन से मिसालें हैं, ये विजुअल एड है, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ तो नहीं आती। उसके बाद में उसने विजुअल के बाद उसने ऑडियो भी पूछ लिया कि जो साइंटिफिक ब्रॉडकास्टिंग है और जो ग्रामोफोन है, ये कौन सी मिसाल है, ये ऑडियो एड है, ये भी उसने पूछ लिया। मतलब उन्होंने हर चीज़ को टच दिया उसने। और उसके बाद जो है ना अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये जो है ना साइंटिफिक मेथड के लिए जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो कौन से हैं, इसका जो सही जवाब बन रहा है वो टू सॉल्व प्रॉब्लम बन रहा है। मेरे ख्याल में एक ये भी था टू फार्मुलेट लॉज एंड थ्योरीज, लेकिन ये रिसर्च के लिए होता है, साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उसके लिए, तो इसका ज़्यादातर जो आंसर बन रहा है वो टू सॉल्व प्रॉब्लम बन रहा है। और उसने एक पूछ लिया, इट इज़ नॉट टू लेट नॉट, इट इज़ नॉर टू सून नॉर टू लेट, तो इसका ये क्या आता है कि ना ज़्यादा मतलब जल्दी ना ज़्यादा बाद में। तो इसका एक यूनिवर्सल लर्निंग भी था, मैथ्स कम्युनिकेशन, मैथ्स लर्निंग भी था, लर्निंग भी था खाली। तो मुझे जो उसका लगा उस वक्त जो स्टैम्प पढ़ के मैंने जो है इसका यूनिवर्सल लर्निंग लगाया था। मतलब एक ये हर वक्त यूज़ होता है, ना पहले ना बाद में, इसका कुछ भी नहीं देखा जाता है सर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इसका मैथ्स लर्निंग आता है, ये भी कन्फर्म नहीं है मुझे इसकी, क्योंकि स्टैम्प क्लियर नहीं है इस वक्त। और इसका भी था ये ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ, ये टेकिंग बैक, ये जो है ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये मुझे रिपीट हो गया। और रिपल इफेक्ट है, ये जो है ना बच्चे जो है ना पनिशमेंट होते हैं देखते हैं, दूसरों से सीखते हैं। और एक और था ये ग्रास रूट लर्निंग, ये अगर किसी के ध्यान में आ रहा हो कि किसी ने अगर ग्रास रूट लर्निंग लगाया है तो वो भी ठीक था, क्योंकि ये भी एक आई हुई थी। इसकी स्टैम्प जो है सामने नहीं आ रही, ये मेरे जहन में आ गया तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और प्रेयर नॉलेज, ये भी मैंने ऊपर लिखा है कि इसका एक्सपीरियंस कहते हैं। उसके बाद उसने ना कंप्यूटर और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को भी अच्छा टच दिया उसने। बाई कोविड ऑनलाइन लर्निंग एंड फेस टू फेस लर्निंग, अब देखो ये दो जो मोड्स हैं लर्निंग के उसने कंबाइन कर लिए। इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। उसके बाद जो ना ऑनलाइन लर्निंग कोविड की वजह से जो है ना उसने ये भी दिया, दो कंसेप्ट उसने दे दिए। एक ब्लेंडेड लर्निंग, जो हमारे बच्चे जो है ना बाद ऑनलाइन पढ़ लेते थे BS क्लास के, या दूसरे बच्चे जो है ना फिर वो उनको यूनिवर्सिटी में बुला लिया जाता था, वहाँ पर भी पढ़ते थे, ये ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे थे। और जो ना कोविड के दौरान जो है ना गवर्नमेंट ने एक इदारा लॉन्च किया था जिसे टेली स्कूल कहते थे, टेली स्कूल, ये जनरल नॉलेज से उसने लिया था। इसका वर्चुअल लर्निंग भी उसने लिखा है, ओपन यूनिवर्सिटी का भी उसने जिक्र दिया यहाँ पर, के बच्चे भूल जाए यहाँ पर। तो ये ऑनलाइन लर्निंग जो कोविड के दौरान था एक मखसूस था ये, तो वो टेली स्कूल था। वैसे तो ये वर्चुअल और ये ओपन यूनिवर्सिटी भी देते हैं, लेकिन ये नॉन फार्मल है टोटली। यहाँ पर अगर नॉन फार्मल होता तो वो होता, इसका जो ना ये सिर्फ कोविड के दौरान ये लॉन्च किया गया था, तो ये टेली स्कूल बनता था इसका। उसके बाद जो ना राइटिंग लेटर रिपोर्ट ETC वगैरह कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर में होते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग इसको कहते हैं, MS वर्ड जिसे हम कहते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग इसके बारे में था। उसके बाद उसने वर्ड के बाद उसने टच दिया एक्सेल को, मतलब उसने हर चीज़ को टच दिया है। टू फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन एक्सेल, लार्जेस्ट वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, तो हम मैक्स लिखते हैं वहाँ पर ऊपर फार्मूला बार के अंदर, तो वो सामने आ जाता है हमारा मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे सामने आती है। अगर हम मिनिमम लिखें तो मिनिमम वैल्यूज़ जो है वो हमारे सामने आती है। तो इसका लार्जेस्ट का जो है ना वो फाइंड करने के लिए ये मैक्स लिखना था यहाँ पर। फॉर अंडू के लिए उसने ये एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन दिया, अंडू हालांकि हम रोज़ यूज़ करते हैं, इसका Ctrl+Z आता है, तो कुछ बच्चों ने जो है यहाँ पर Ctrl+Y लगा दिया। नेक्स्ट उसने पूछा व्हाट इज़ द शॉर्ट की टू क्लोज द करंट विंडो टैब। अब ये भी स्टैम्प क्लियर नहीं है पर ये कौन सी स्टैम्प थी, तो इसका जो ग्रुप के अंदर बच्चे डिस्कस कर रहे थे वो था Ctrl+W।
MB फॉर मेगाबाइट। उसके बाद उसने काउंसलिंग को भी टच दिया। एक MCQ सामने का काउंसलिंग जो है ना, ये एक डायरेक्शनल काउंसलिंग उसने पूछा था, ठीक है ना। तो अब मुझे याद नहीं कि इस टाइम उसकी कौन सी थी। तो ये जब काउंसलिंग को उसने टच दिया तो उसने ज़रूर गाइडेंस को भी टच दिया होगा, लेकिन वो MCQ हमारे सामने नहीं आ रहा, या जो उसने नहीं पूछा, तो पता नहीं, मेरे ख्याल में हमने ये सारे MCQ जो है यहाँ पर डाले हुए हैं। नेक्स्ट उसने पूछा एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस लीडरशिप के बारे में होता है ये। उसके बाद उसने मैनेजमेंट भी पूछ लिया साथ। अगर कोई कॉन्शियस वहाँ पर बैठा होता तो उसको पता होता था कि लीडरशिप पे उसने पूछा है। उसके बाद ये मैनेजमेंट भी पूछेगा। सेकंड जो था वो मैनेजमेंट था। बच्चे यहाँ पर जो ना दोनों को लीडरशिप लगा के आए, कुछ बच्चे, मैं तो लीडरशिप लगा के आया यहाँ पर गलती से, तो मेरा जहन जो है वो घूम के। लेकिन हालांकि यहाँ पर मैनेजमेंट की पूरी थी, ये POCC वगैरह जो है ना, ये पूरी एक डेफिनेशन दी हुई थी, हालांकि ये मुझे याद थी, लेकिन वहाँ पर जो है दिमाग घूम गया। उसके बाद उसने टीचिंग मेथड्स के बारे में सारा कुछ उसने पूछ लिया, कि जो ग्रुप डिस्कशन के बारे में एक सवाल था, ठीक है ना। बच्चे जो वो एक दूसरे सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। एक ओवरऑल जो बच्चे सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड, वो भी उसने पूछा हुआ था। और एक और पूछा हुआ था कि टीचर जो है ना मुख्तलिफ एड्स यूज़ करके जो है ना वो अपना किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है, तो स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। टीचिंग स्किल या प्रोफेशनल स्किल था मेरे ख्याल में, अब ये भी इस टाइम सामने नहीं आ रही। अगर यहाँ पर टीचिंग स्किल था तो टीचिंग स्किल, ये प्रोफेशनल और टीचिंग एक ही चीज़ है वैसे ये, तो प्रोफेशनल स्किल के बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और उसने जो ना जनरल एजुकेशन के बारे में बहुत से सवाल पूछे। पेंशन जो है ना, ये एट द कम्प्लीशन ऑफ सर्विस 25 ईयर्स, इससे पहले जो है ना पेंशन नहीं दी जाती, ग्रांट नहीं दी जाती जब तक 25 ईयर्स पूरे ना हो। तो ये जो MCQ था, इसकी जो स्टैम्प थी ये थोड़ी सी ऐसे घूमी हुई थी वैसे, कि आफ्टर 25 ईयर्स भी इस तरह कोई लिखे तो आफ्टर इतनी ईयर्स, तो इसका जो है ना वो 25 भी आ रहा है, इसका नन भी आ सकता है, क्योंकि स्टैम्प जो है थोड़ा सा घूमा हुआ था इस तरह। ये मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैंने जो 25 लगाया, लेकिन अगर देखा जाता तो कुछ और ही पूछ रहा था मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद उसने पेडागोजी का पूछा। उसने पेडागोजी क्या, ये टीचिंग मेथड्स हैं ये। एजुकेशन विद नो पर्पज़ नो इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में जो है ना वो पूछा गया। वो इनफॉर्मल एजुकेशन है जो बगैर इंस्टीट्यूशन के हासिल किया जाए। उसके बाद उसने स्कूल एज माइक्रोसोम्स ऑफ सोसाइटी के बारे में पूछा। ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इसके बारे में था ये। और उसके बाद जो है ना उसने मैथमेटिक्स से 2 सवाल लिए। मैथमेटिक्स का जो है एक सवाल उसने ये दिया, इसका नन ऑफ इबाब आता था, इसका जो सही जवाब है वो 54 आता है। यहाँ पर उसने नेट से लिया है ये, और नेट पे ये हलशुदा यहाँ पर ठहरा हुआ है इस तरह से। और इसके जो है ना 12, 18, 35 ये जवाब थे, और नन जो है यहाँ पर छुपा दिया गया था 54 के साथ, तो इसका नन आता था यहाँ पर। इसके बाद जो है ना उसने एक और क्वेश्चन दिया कि उसने जो है ना एक गाय थी, वो 3 लाख की से परचेज़ की, और 2,40,000 में सेल की, या 2,80,000 में सेल की, पता नहीं, कुछ इस तरह का था। जो वहाँ पर मैंने किया उसका 20% जो है ना वो सही जवाब आ रहा था, उसको इतना लॉस हुआ। उसके बाद उसने जनरल नॉलेज को टच दिया। जनरल नॉलेज से उसने जो है ना फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर, ये जो है ना उसने फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर रीमा बिनते बंडरा इन US फ्राम, ये कहाँ से था? ये असल में सऊदी अरब से था, सऊदी अरब से थी ये, लेकिन यहाँ जो है उसने कतर UAE यमन लिखा हुआ था, और सऊदी अरब को जो है यहाँ पर छुपा दिया था। नन ऑफ दीज था इसका। सेकंड उसने पूछ लिया कि पाकिस्तान इज़ शेड्यूल्ड टू होस्ट डैश समिट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो सार्क का है कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद ऑन 15 to 16 अगस्त 2021। अब ये पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। ये कौन सी होगी? ये था 19वीं जो है ना ये कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद जो है पूछा गया था बहुत ही आसान सवाल, अल्लामा इकबाल वाज बार 1875 या 1877 या 1877 था। शिमला एग्रीमेंट, ये जो है ना पूछा गया। यहाँ पर जो है ना ये भी कन्फ्यूजन वाला था, इसका जो नन आता था यहाँ पर, इसका मेरे ख्याल में ये ऑप्शन नहीं दिए गए थे। तो ये 2 थे एग्रीमेंट्स, एक 1964 में हुआ था सिंतास मुआहदा वाला, एक जो है जंग के बाद हुआ था कि हमारे कैदी जो है वो वापस लाए जाए, शिमला एग्रीमेंट, तो वो हुए थे। ये जंग के बाद 1971 में जंग हुई, तो यहाँ पर 1972 में ख्याल में लिखा हुआ है ये भी।
और ये नन लिखा हुआ है। बहरहाल 1972 यहाँ वहाँ पर नहीं था मेरे ख्याल में, ये वहाँ पर नन आता था। उसके बाद पूछा गया रिच कंट्रीज़ विल गिव 0.7% एड। ये कौन से साल जो ना ये मुआहदा हुआ था कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो अपने जीडीपी से 0.7% जो ना वो पुअर कंट्रीज़ को देंगे। ये कौन सा साल था इसके बारे में भी अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये नेट से भी नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा ये। तो ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि ये 1980 में ये मुआहदा किया गया था। 1960 में भी हो सकता है, 1970 में भी हो सकता है, लेकिन 1980 में भी हो सकता है ये। अच्छा, उसके बाद शुगर का जो फार्मूला दिया गया था वो ये था, एच के बाद जो ना नीचे 22 आता था और ओ के बाद जो ना ये नीचे 11 आता था। ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी इसकी, ये सही फार्मूला था। मसल्स एंड ब्लड्स ईटीसी वगैरह ये किस चीज़ से बने होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन लिखे होते हैं, लेकिन ये जो है ना प्रोटीन से बनते हैं। मतलब प्रोटीन कहते हैं खून की तरह का, मतलब प्लाज्मा, उससे बनते हैं। ये कन्फर्म आंसर है, ये जी कैसे उठाया गया, ये मैंने पढ़ा है इसका। मैटर फाउंड इन, ये जो मतलब है कि उसने मादा की हालतें पूछी हैं, ये किस हालत में पाया जाता है, ये लिक्विड में, गैस में, मैटर में पाया जाता है। इसका ऑल ऑफ अबव भी लिखा हुआ था, यहाँ से फ़ायदा बच्चों ने उठाया कि ऑल ऑफ अबव इसका लिख दिया। तो उसके बाद लार्जेस्ट स्ट्रेट के बारे में पूछा गया था, ये भी मलाका था, ये भी जनरल नॉलेज से पूछा गया, ये बहुत आसान था। उसके बाद मैंने रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है ना रिमेंड इन विच प्रोविंस बिफोर क्राइसिस, ये किस रियासत में ये उन्होंने पनाह ली हुई थी। अब यहाँ पर देखें वो ये जो रोहिंग्या वाले मुस्लिम थे ये चीन के ख़िलाफ़ थे। चीन वाले जो है बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध मत, जीन मत, बुद्ध मत, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो है ना मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते हैं, रोहिंग्या वाले मुसलमानों पर। तो ये देखें, अब ये कचन जो है ना ये भी एक चीनी ज़बान का लफ्ज़ है ये, और चीनी प्रोविंस है। ये भी डिचन भी था, ये भी चीनी है दोनों। अगर इसको देखा जाए कि रखिन जो है ना ये मुस्लिम वो स्टेट लगती है, यहाँ पर जो उन्होंने पनाह ली हुई थी। लेकिन इसका जो सीक्वेंस बन रहा था वो सीक्वेंस यूँ था कि उसने 5 ऑप्शन दिए, ए से 5, बी से 5, सी से। इसको फिर रिपीट करता है, जब उसको तोड़ना होता था तो वो नन दे देता था इस तरह से। तो ये 5-5 अगर किसी को याद हो कि जिसने 5-5 जो है ना वो सही से लगाए इस तरह से, 5 ए वाले लगाए, 5 एक ही सीक्वेंस में बी वाले लगाए, 5 एक ही सीक्वेंस में सी वाले लगाए, फिर नन से उसको तोड़ा फिर इधर से ए में वापस आ गया। इस तरह से भी एक सीक्वेंस बनी हुई थी, मेरे बिल्कुल इसी तरह से आ रही थी सीक्वेंस। तो वहाँ से अगर सीक्वेंस को देखते तो वहाँ पर जो ना वो रख ही नहीं बन रहा था, क्योंकि ये सी ऑप्शन में आ रहा था ये। लेकिन जो ना मैंने सीक्वेंस यहाँ पर तोड़ा तो मैंने यहाँ पर डीचन लिखा, बाद में जिसका आंसर देखा तो ये था। तो वो मैंने देखा कि सीक्वेंस जो वो ठीक जा रही थी। अच्छा, अल्लामा इकबाल डिमांड्स फॉर सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम, तो ये जो ना उन्होंने नारा लगाया हुआ था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। रिलीजियस बेस पे, टोटल जो ना वो रिलीजियस बेस पे नारा था उस वक्त। अल्लामा इकबाल भी उसी सफ़ पर चल पड़े थे, मतलब है कि हवा का रुख देकर, और शेर भी करते थे रिलीजियस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद जो है ना रहील शरीफ के बारे में आया। रहील शरीफ जो है ना उसने मुस्लिम अलायंस आर्मी जो है ना वो बनाई, उसके जो है ना बहुत सारे ऑप्शन इस तरह आए हुए थे, वो सारे के सारे ठीक, क्योंकि दो मैंने पढ़े ऊपर वो ठीक लग रहे थे। मैंने देखा अगर आखिर में आल है तो ठीक है, अगर नन आता है तो मैं नन लगाऊंगा। मैंने देखा कि आखिर में आल लगा हुआ है कुदरती तौर पर। मैंने निगाह भी उसी वक्त पड़ी जब मैंने इसको देखा था, इस MCQ को देखा था कि इसकी जो 2 ठीक हो रहे हैं तो मैं इसका नन लगाऊँ, लेकिन वहाँ पर आल लगाऊँ तो इसका आल लगता था वहाँ पर। उसके बाद जो ना उसने इंग्लिश क्या पूछ लिया, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इज़ रॉन्ग, अगर आप जानते हैं कि ये रॉन्ग है तो आप नीचे से जो है ना कोई वर्ड चूज़ कर सकते हैं। टाइम टू रेस्ट, अगर ये रॉन्ग है तो आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है तो आप नीचे से चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने साइकोलॉजिकली कह दिया कि ये रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये टाइम टू रेस्ट ये सही था, इसका नन्ना न था। लेकिन अक्सर लोगों ने वो फार लगा दिया। टाइम फॉर रेस्ट तो होता नहीं है ना, टाइम टू रेस्ट है। ये अगर नेट पे आप सर्च करें तो ये सामने निकलाता है। बहरहाल ये भी कन्फ्यूजिंग है। अभी तक जो इंग्लिश के माहिर, सब्जेक्ट के माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि फार आता है इसका। उसके बाद फाइंड एनालॉजी, फुट और सॉक लिखा हुआ था, इसका जो आता था हैंड्स के लिए ग्लव्स आता था। दूसरा जो था एक सेंटेंस था, उसका जो है ना यहाँ पर दा बस आता था, और आगे जो है ना बस चलते चलते जा रही है तो आगे एक ट्री जो है ना सड़क पर गिरा पड़ा, तो आ ट्री यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये जो थे ना 2 बहुत आसान थे, इस पे जो है ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। उसके बाद जो है ना ये एंटोनिम्स पूछा गया था सेलिब्रेट का, कि इसका क्या आता है। यहाँ पर जो है ना ये लोग
कह रहे हैं कि ये जो इंग्लिश स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका मेरिट आता है, और ये नहीं था इसलिए यहाँ पर नन आता था। इनमें से वो कहते हैं कि नहीं नहीं है, ये कोई बनता नहीं है, इसका कोई सिनोनिम शायद बनता भी हो, एंटोनिम नहीं बनता, सॉरी, ये यहाँ पर बनता भी हो, पता नहीं। अब ये इंग्लिश वाले ये कह रहे हैं कि इसका ये मेरिट आता था। उसके बाद जो उर्दू के पोर्शन में से सिर्फ 2 सवाल थे, और एक था ये सूद व ज़िया। उसने ऊपर लिखा ज़िया, नीचे लिखा उसका, एक का लिखा नफ़ा, दूसरा लिखा मुनाफा, यानी पहले लिखा सूद, नफ़ा, मुनाफा और नन लिखा आगे। तो ज़िया जो ना, ज़िया का जो ना वो हम यही समझ रहे थे कि ये नफ़ा होगा, मुनाफा उसको जमा बन जाता है, तो हम उस चीज़ पर अटके रहे। लेकिन ये एक फ़िक्र है सूद व ज़िया, ये शेर जो ना अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। तो सूद व ज़िया जो है ना ये एक शहरी मजमूए से, क्योंकि उसने यहाँ पे भी शेर लिखा तो उसकी नज़र जो है शहरी मजमूए पर पड़ी, तो वहाँ से जो है ये स्टेम उसने लिया। सूद व ज़िया अक्सर बच्चे जो है गलत कर रहा है यहाँ पर, तो ये बनता था सही इसका। उसके बाद जो है ना शोला तूर, ये भी एक आया हुआ था, और ये जिगर मुराद आबादी, शकीब जलाली, लेकिन जो है ना कुछ जो है ना शकीब जलाली लेके, लेकिन ये जो है ना 3 नाम थे, 2 नाम थे आगे, ये नए नाम थे। जो मशहूर चीज़ है ना, मशहूर जो है ना वो जो शायरी पढ़ी जाती है वो ज़्यादा जो है ना वो जिगर मुराद आबादी ही है। और ये जिगर जो है ना ये शोला बयां भी था, इस तरह के अच्छे अच्छे शेर इस तरह कहता था ये। तो इसका सही जवाब जो है ना ये था। अच्छा, पेपर जो है ना ये मैंने आपसे सारे का सारा डिस्कस कर लिया, पहले मैं काफ़ी बिज़ी था, तो इस वक्त मुझे टाइम मिला है, मैंने ये पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। अब आप जो है ना अपना एनालिसिस करें कि पेपर बनाने वाले ने पेपर कैसा बनाया, उसने कैसी साइकोलॉजी इस्तेमाल की, कैसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। हम स्ट्रेटजी समझते थे उसकी कि पेपर ऐसे बनेगा, क्योंकि हम डीप लर्नर हैं, लेकिन हम जो है अपनी गलतियों की वजह से, कोताहियों की वजह से जो है ना पेपर को अच्छा नहीं कर पाए, स्किप कर गए। ये सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, आपके साथ आप सुन रहे हैं, आपके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ ऐसे हुआ है। तो इस वजह से जो है ना मेरिट नीचे आएगा, मेरिट जो है 50 पर आएगा। उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि ये एक नया पैटर्न था, बच्चों ने नया पैटर्न अडाप्ट नहीं किया हुआ था। पहले गाइड बुक्स से पढ़ते रहे बच्चे, यूट्यूब चैनल्स पर जो पेपर हल करवाते हैं वो देखते रहे, तो उनके अंदर जो है ना ये नन वाली स्ट्रेटजी नहीं थी पहले। इस वजह से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हुई बच्चों को, और ये जो है ना डीप लर्निंग पूछी गई, और अक्सर जो बुक्स हैं या MCQs हैं वो पूछे जाते हैं, तो नन वाले में कोई जवाब होता नहीं, ऊपर 3 वाले में जवाब होता है। लेकिन यहाँ जो है ना उसने नन में भी जवाब डाल दिए, कुछ यहाँ से भी बच्चे भूल गए, क्योंकि इतनी जो है ना वो गहरा नॉलेज किसी का नहीं होता कि वो मतलब इस टाइम में जो पूछा जा रहा है उसको पहले से गैस कर ले। हम जो है ना MCQ देख कर बताने वाले हैं। जो सब्जेक्टिव लर्निंग वाले थे, अच्छी तरीके से जो उन्होंने पढ़ा था, तो वो मेरे ख्याल में अच्छे पेपर कर रहे होंगे। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जो है ना मैं अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव किस्म के वीडियोस यहाँ पर पेश करता हूँ। MCQ से मैं भी इजतनाब कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत कम इस तरह से पेश किए हैं। इंशाअल्लाह आपको ये बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।